नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। और सीएचएसएल 2025 वाले बच्चों, कैसे ढीले पड़े हुए हो मेरे भाई। पेपर आपको देना भी है कि नहीं मन से, कि फार्म भर के एसएससी को 100 रुपये दे के अमीर बनाना है। अगर फॉर्म भरा है तो तैयारी ढंग से करो। मैं देख पा रहा हूं कि सीएचएसएल वाले बच्चों में किसी प्रकार का कोई जोश, कोई ऊर्जा है ही नहीं। तो फिर आप क्यों उम्मीद कर रहे हो कि हमारे हाथ कोई नौकरी आएगी। उम्मीद भी मत रखिए मेरे भाई। आपको नहीं पढ़ना है तो भैया आप खुला कह दीजिए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ तो फायदा उठाइए। हम आपको सीएचएसएल के लिए मैथ्स के एग्जाम पेपर सॉल्व करा रहे हैं और आज चौथा एग्जाम पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और ये एसएससी के लेटेस्ट प्रीमियम सवाल मैं आपको मॉक में करवा दे रहा हूं। कम बोल रहा हूं, ज्यादा समझिए मेरे भाई। और ये वही सवाल हैं जो दोबारा आपके सीएचएसएल के पेपर में आने। कितनी बड़ी बात है, मैं कह के चल लूं कि ये सवाल आएगा, फिर भी नहीं लगा रहे तुम। ठीक है बच्चों, इससे तो तुम पाप के भागी बन रहे हो। चेयरमैन साहब तुम्हारी इस कमजोरी को देख के कितना खुश हो रहे होंगे, हैं। ये मैं प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा। देखिए, लगातार सीएचएसएल के एग्जाम पेपर में हर दिन सॉल्व करवा रहा हूं, तो आप इनको जाकर देखो, एक एक सवाल मेरे साथ बनाओ। बिल्कुल रिलेवेंट अर्थमेटिक एडवांस जो है मिक्स्ड करके मैं जो है करवा रहा हूं। आप हमारी एप्लीकेशन पे जाएंगे टेस्ट रैंकिंग पे, तो मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जो सीजल का पेपर हुआ है तो हम उसके क्वेश्चंस तो नहीं डाल सकते, लेकिन हमने उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मॉक टेस्ट यहां पे डाल दिए हैं। ठीक है ना, आपको पता ये माल क्या है इसमें। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप जाके जरूर लगाइए। प्रीमियम चीज है, विश्व में और कहीं उपलब्ध नहीं है, केवल इसी एप्लीकेशन पे है, तो डाउनलोड कर लो। है कि नहीं सचिन। ठीक है बच्चों, तो इस YouTube चैनल पे हैं ये सारी क्लासेस, देख के जरूर जाओ मेरे भाई। अब 10 मॉक टेस्ट में 250 सवाल है, तो पूरे सिलेबस का रिवीजन करा दिया मैंने आपको। ठीक है बच्चे, आ जाइए। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। शानदार सा सवाल नंबर 1 से। कोई व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, एंड गिव्स 3 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग 18 आर्टिकल। हर 18 आर्टिकल की खरीद पर 3 आर्टिकल फ्री देता है। एंड गेन्स 32% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। पूरे लेन देन में 32% का लाभ होता है। Assuming a customer pays for 18 article, the marked price of an article is what % more than cost price। अगर एक कस्टमर ने 18 आर्टिकल जो है के लिए पे किया है, तो आपसे पूछा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने % ज्यादा है। यानी कि क्या पूछा है, बेसिकली मार्कअप। भैया इस सवाल में तो कुछ भी नहीं है, पता होना चाहिए मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज। मान लो एक वस्तु का सीपी है, ये लागत मूल्य, आपने उसका मार्क प्राइस क्या लगाया है, एमपी, ये मार्कअप हो गया। फिर मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद आप डिस्काउंट देते हो, कितना, 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया बच्चे, 3/25। 3/25 डिस्काउंट दोगे, 25 पे 3 का डिस्काउंट दोगे, तो 25 का सामान कितने में बिकेगा, 22 में, मल्टीप्लाई। फिर आप क्या करते हो, हर 18 वस्तु पर 3 वस्तु फ्री देते हो। यानी कि आपने कस्टमर को टोटल 18 + 3 21 वस्तु जी, जिसमें से 18 का पैसा लिया, 3 फ्री हैं, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, 1/7 का डिस्काउंट दिया। 1/7 डिस्काउंट मतलब 7 का सामान आपने बेसिकली बेचा कितने में, 6 में। सीधी सीधी गुणा, कितने का लाभ हुआ मेरे प्यारे भी आपको, 32%। अब 4%, 1/25 32%, 8/25 का आपको लाभ हुआ। लाभ हुआ 8/25, यानी कि 25 का सामान अल्टीमेटली बिका कितने में, 33 में बिका। ठीक है बच्चों, तो दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए। यहां पे 25 से 25 कट गया। ठीक भैया, तो यहां पे देख सकते हैं 11 दूनी 22 और 11 तिया और ये 3 दूनी 6। तो ये आ गया भाई एमपी से सीपी का रेशियो। ये रेशियो वाला मेथड बहुत बढ़िया है। 7 ऊपर चला जाएगा, 7/4, 7/4 आ गया। पूछ रहे हैं अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। भाई अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो मार्क प्राइस कितना है, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, 3/4 ज्यादा। 1/4 25%, 3/4 75%। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% ज्यादा है, तो यहां पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है बच्चों, कैसा सवाल है, शानदार सवाल है। और ये बढ़िया तरीका, कितना भी कैलकुलेटिव डाटा आ जाए एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां तो हम एग्जाम पेपर प्रैक्टिस सेट ज्यादा करते हैं यूट्यूब पे। अगर आपको बिल्कुल फाउंडेशन बेसिक से पढ़ना है और केवल गणित नहीं, हर सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है,
तो एक ऐसी कंटेंट ओरिएंटेड टीम जहां से टॉपर पढ़ते हैं, जहां से पढ़ के मेरे प्यार भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन निकलते हैं, निकल रहे हैं और निकलेंगे। सिलेक्शन वे जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर सिलेक्शन बैच 2.0 ज्वाइन करके आप पढ़ो। 2 साल इसकी वैलिडिटी हमने रखी है। 11 नवंबर से इस बैच की क्लास शुरू है। और मेरे भाई इंग्लिश और गणित यही तो सर्वे सर्वा है बच्चों के। गणित तो मैं आप जानते ही पढ़ाता हूं, लेकिन इंग्लिश के जो हमारे फैकल्टी हैं तोड़ नहीं है कोई मेरे दोस्त। तो बैच में आके पढ़िए, हम पे सब कुछ छोड़ दीजिए। आपका केवल एक ही काम बचेगा, मॉक टेस्ट लगाने का, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करने का। बाकी सारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे और बहुत थोड़ी सी फीस में आपको ये बैच मिल जाएगा। ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, या अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। आइए सवाल नंबर 2 क्या है बेटे? x माइनस 1/x 3। पूछा क्या x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो पावर 1 से कहां जाना है? पावर 4 पे। तो भाई 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा ना। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। अगर x माइनस 1/x 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? के स्क्वायर प्लस 2। x माइनस 1/x अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 9 2 11। अब पावर 2 से कहां जाना है आपको? पावर 4 में, लेकिन प्लस में। तो क्या फॉर्मूला रहेगा? इस बार प्लस से प्लस में जाओगे, स्क्वायर करोगे, फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस 2। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 यानी कि 119। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये सब वर्बली करने वाली चीजें, अब जब पेपर आएगा तो आप ये सब थोड़ा ना लिखोगे। ये तो 11 और 119 बस इतना ही है। मैं आपको केवल सवाल नहीं सिखा रहा, उसके पीछे का प्रोसेस मेथड भी समझा रहा हूं, थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन है। आइए सवाल नंबर है आपके सामने 3। सेके प्लस टेन 5/2 है तो सेके माइनस टेन कितना आ जाएगा? उल्टा 2/5। ये आंसर हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि सेके प्लस टेन और सेके माइनस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनकी मल्टीप्लाई 1 आएगी। सेके प्लस टेन इंटू सेके माइनस टेन बराबर 1। ऐसे ही कौसेके प्लस कोटे इंटू कौसेके माइनस कोटे भी 1 होगा। तो सेके प्लस टेन अगर 5/2 है तो सेके माइनस टेन उल्टा 2/5। आइए सवाल नंबर 4। हर तरीके के सवाल है, हर लेवल के, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड करवा रहे हैं आपको। The time taken by a boat to go 18 kilometer downstream is equal to time taken by boat to go 10.8 kilometer upstream। यानी कि एक नाव को 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही समय लगता है जितना 10.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम धारा के विरुद्ध जाने में लगता है। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में है 8 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा इस बोट को 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो हम समझ गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या निकालनी पड़ेगी? बोट की अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। यहां पे मेरे प्यारे भाई क्या दिया हुआ है? इक्वल टाइम लगता है, ये दिया हुआ है, समझे ना। तो बच्चों अगर आपको सेम टाइम लग रहा है, टाइम अगर सेम है, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्पीड के। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा अगर टाइम सेम है। तो भाई एक नाव को 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में सेम उतना ही टाइम लग रहा है जितना 10.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है। ये किसका रेशियो है? डिस्टेंस का। ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो यही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो भी होगा। बोलो बताइए। डेसिमल यहां हटाएंगे तो 0, तो किससे चला जाएगा भाई? 36 से। 36 पंजे 180, 36 तिया 100। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा बच्चे? 5 रेशियो। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है, ठीक है भाई। अब सवाल में क्या दिया? बोट की स्टिल वाटर में स्पीड। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड यानी कि x। देखो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 5 यूनिट, अपस्ट्रीम की स्पीड है 3 यूनिट। तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड x क्या आएगी? d प्लस यू बटे 2, यानी कि 5 प्लस 3 8/2 यानी कि 4 यूनिट। और सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दी है? 8 किलोमीटर पर आवर। भाई हमें तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो पता है, ये 5 रेशियो 3 एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ना है। तो रेशियो के हिसाब से x की वैल्यू क्या आएगी? d प्लस यू बटे 2 4 की वैल्यू 8 है दुगुना, तो अपस्ट्रीम की स्पीड की वैल्यू भी कितना आ जाएगी? 3 का दुगुना 6 किलोमीटर पर आवर। ये नाव की धारा के प्रतिकूल चाल आ गई, हमें इसकी जरूरत थी, क्योंकि पूछा क्या कि धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम जाने में कितना?
45 किलोमीटर कितना समय लगे? समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, स्पीड 6 निकाली मैंने, तो 6 सत्ते 42, 7.5 घंटे लगेगा और ये इसका आंसर है बच्चों। कोई डाउट? आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक से। आइए भाई सवाल नंबर 5, कौन करेगा इस सवाल को? 20 आदमी एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं। 60 आदमियों द्वारा 6 दिन में किए गए काम का परसेंटेज ज्ञात कीजिए कि भी 60 आदमी 6 दिन में जो काम करेंगे वो कुल काम का कितना परसेंटेज होगा। अच्छा आप बताओ कि वर्क निकाला कैसे जाता है? वर्क की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मैन गुणा डेज, आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। साल बोला 20 आदमी एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं, तो यानी कि टोटल वर्क कितना हुआ? 20 गुणा 45। अब ये टोटल वर्क हो गया। सवाल कह रहा है कि भी अगर 60 आदमी 6 दिन तक काम करे तो कितना काम हो जाएगा? 60 गुणा 6। टोटल वर्क में से कितना काम हुआ? रेशियो ले लीजिए। तो ये आपका 20 से 60, तो ये आपका भैया किससे चला जाएगा फिर? 9 से। 9 दूनी 18, 9 पंजे, ठीक है ना, सही हुआ है। 1/5 20%, 2/5 40%, तो 40% काम हो जाएगा और ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 6, एक चट्टान पर चढ़ने वाला व्यक्ति चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी का उपयोग करता है। चट्टान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 35 मीटर है और रस्सी समतल जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो शीर्ष तक पहुंचने के लिए रस्सी की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो रस्सी की न्यूनतम लंबाई भाई 70 मीटर होनी चाहिए कि नहीं? नहीं समझे होंगे भाई। मान लो ये है आपकी जमीन, ठीक है भाई, और ये खड़ी होगी चट्टान, ये चट्टान खड़ी होगी, ठीक है। अब आदमी यहां पे है, आदमी मारेगा यहां पे और लॉक कर लेगा रस्सी से चट्टान को, ठीक है भाई। रस्सी चढ़ के जाएगा और ये जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है और चट्टान की हाइट कितनी है? 35 मीटर। ये 35 मीटर है। तो देखो इतने बेसिक सवाल आते हैं प्यारे बच्चों, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। 30 डिग्री के सामने 35 मीटर है, तो 90 डिग्री के सामने दुगुना होता है 70 मीटर। ये रेशियो होता है 1:2 का। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। तो यही तो आपसे पूछा है कि रस्सी की मिनिमम लंबाई ये होनी चाहिए, यहां से यहां तक 70। आ जाओ, साइन ए बराबर 5/13, तो साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल आया है लेटेस्ट भाई, मैंने सीजीएल के एग्जाम पेपर में सवाल पहले ही क्रिएट करके सेम डाटा के साथ सेम ऑप्शन के साथ बना के डाल दिया था, वहीं से एसएससी ने सवाल कॉपी किया है। बिल्कुल डिट्टो मेरा बनाया हुआ सवाल है, ये ऑप्शन भी मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है। साइन ए 5/13 है, तो साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 क्या होगा प्यारे दोस्तों? सिंपल फॉर्मूला होता है, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इससे साबित होता है कहीं ना कहीं वो यहां से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है सिंपल सा, यही टेक्निक आपको लेनी है। साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या आ जाएगा? साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर। अब यहां पे साइन ए कितना दिया भाई साहब? 5/13। अब साइन ए आपका आ गया जी 5/13, तो कॉस ए कितना आ जाएगा? 12/13 ना। बोलो कि साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो बेस क्या बचेगा? 5 12 13 का ट्रिपलेट लग गया ना, और कॉस होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 12/13 इसका होल स्क्वायर, ठीक बच्चों। तो 1 - 12 पंजे 60 का स्क्वायर, 3600 दूनी 7200, और नीचे 13 गुणा 13 यानी कि 169 का कुछ कटेगा तो है नहीं, बताओ कुछ भी कट रहा हो? 12 पंजे 60 का स्क्वायर, 3600 दूनी 7200 बटे 169 का होल स्क्वायर। जब कुछ भी कटेगा नहीं तो नीचे 169 का स्क्वायर, यानी कि काफी बड़ा नंबर आएगा, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है भैया। और नीचे 9 का स्क्वायर 81 यानी कि 1 आएगा, तो ये 6 वाला आंसर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, ठीक है ना भाई। तो आप ऑप्शन से ही सवाल को उड़ा सकते हैं। ये बताओ सवाल नंबर 8, A sum of money double itself at compound interest 15 years. In how many years will it become 8 times? ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धनराशि डबल हो जाती है। डबल हो जाते कितने साल में? 15 साल में। पूछा कितने साल में ये पैसा 8 गुना हो जाएगा? 8 मतलब 2 का क्यूब,
तो अगर दुगना होने में 15 साल लग रहा है तो 2 का क्यूब यानी कि दुगना फिर दुगना फिर दुगना, पावर 3 होने में समय कितना लगेगा? 15 का 3 गुना, 45 साल का समय लगेगा। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए जी सवाल नंबर 9 फटाफट करेंगे बिना टाइम वेस्टेज के। ड्यू टू एन एरर ए शॉपकीपर इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ ए ₹500 आइटम बाई 10% instead of decreasing it by 10%. What is the percentage increase the price due to this error? देखो एक गलती के कारण एक दुकानदार के पास 500 रुपए की एक वस्तु पड़ी हुई है, बिक नहीं रही, इसका प्राइस गलती से 10% कम करने की बजाय क्या कर दिया? 10% बढ़ा दिया। तो इस एरर की वजह से प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/, मैंने मान लो वस्तु 10 रुपए की है, तो हमें क्या करना है? वस्तु का प्राइस 10% कम करना है। 10 का 10% यानी 10 का 10% 1 होता है, 10 को 1 कम करोगे तो वस्तु का प्राइस कितना कम करना है? 9। लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया? 10% बढ़ा दिया, 10 का 10% 1 बढ़ा दिया, तो हमने वस्तु का प्राइस कितना कर दिया? तो प्राइस करना था 9, हमने क्या कर दिया? 11, तो प्राइस तो 2 बढ़ गया ना 9 पर, ठीक है। तो 1/9 11.11%, 2/9 कितना आएगा? बी ऑप्शन 22.22%। 1/9 11.11% होता है, याद रखिए। आइए इतना सरल सवाल है। सवाल नंबर 10। A certain sum become 4 times itself in 8 years at simple interest. In how many years will it become 12 times itself at the same rate? सेम ब्याज की दर से ये धनराशि कितने सालों में 12 गुना हो जाएगी? देखिए सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, हर साल आपको सेम ब्याज मिलेगा अगर ब्याज की दर सेम है, सेम प्रिंसिपल पर। अगर कोई धनराशि 4 गुना हो जाते यानी कि 1 रुपए 4 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 3 रुपए। आपको 3 रुपए ब्याज मिला कितने सालों में? 8 साल में। यही बात है, बोला सेम ब्याज की दर से ये धनराशि कितने साल में 12 गुना हो जाएगी। 12 गुना का मतलब 1 रुपए 12 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना चाहिए? 11। 11 ब्याज कितने साल में मिलेगा? 3 ब्याज अगर 8 साल में, तो 1 कितने साल में? 8/3। 11 ब्याज कितने साल में? 11 से गुणा, तो आ जाएगा 88/3। तो 88/3 भाग देंगे तो 28 या 84 नहीं, ये तो फिर उससे चला जाएगा ना 29 से, 29 या 87 और 1 88, 29 सही 1/3 साल इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अगला सवाल नंबर 11। साइन 3x + 10 डिग्री बराबर कॉस 2x + 5 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करो। सब बालक लोग जानता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड सवाल है। अगर साइन a cos b के बराबर है, साइन a cos b के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। यहां पे कॉन्सेप्ट है, अगर साइन a cos b के बराबर है या फिर tan a cot b के बराबर है, tan a cot b के बराबर है, या फिर sec a cosec b के बराबर है, तो इसका मतलब यहां पे दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो। तो इनको जोड़ के कितना आएगा? 3x + 2x 5x, 10 - 5 प्लस का 5 बराबर 90, तो आ जाएगा 90 - 5 85/5 17 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 17 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, अगला सवाल है सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 12 बनाइए। ये तगड़ा सवाल है 12वां। स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू सिट इन रोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ चेयर्स। एक क्लास के बच्चे को हमें क्या है? पंक्तियों में बिठाना है और उन पंक्ति में समान चेयर्स लगी हैं, हर लाइन में चेयर्स की संख्या सेम है। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाई 2 इन ईच रो, अगर हर पंक्ति में बच्चों की संख्या 2 बढ़ा दी जाए, देन द नंबर ऑफ रो डिक्रीज बाई 3, तो जो पंक्तियों की संख्या है वो 3 कम हो जाती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाई 4 इन ईच रो, अगर हर रो में बच्चे की संख्या 4 बढ़ा दी जाए, हर लाइन में 4 बच्चे ज्यादा बिठाए जाएं, देन द नंबर ऑफ रोज डिक्रीजेस बाई 5, तो पंक्तियों की संख्या जो बच्चों की रोज बन रही है वो 5 कम हो जाती हैं। बताओ क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? बताओ कैसे होएगा? हैं? अरे
छक्के छुड़ा देगा भाई। ये सवाल देखो कुछ भी नहीं है, मैंने मान लिया सारा खेल ही किसका है इसमें, रो का। मान लिया कि जो हम बच्चों को बिठा रहे हैं, बच्चों को बिठाने के लिए एक्स रो लग रही हैं, कितनी, एक्स रो, और ईच रो में, हर रो में मेरे प्यारे भाई जो स्टूडेंट बैठ रहे हैं वो कितने हैं, वाई। इन्हीं को तो चेंज कर रहे हैं सवाल में। तो टोटल बच्चे कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, अगर एक लाइन में वाई बच्चे हैं और रो आपकी एक्स है मेरे प्यारे भाई, तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई बच्चे हैं। अब सवाल को जरा अच्छे से पढ़ेगा। सवाल क्या है, यदि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या 2 बढ़ा दी जाए। अच्छा, इसको उल्टा कर लेते हैं। मान लो कि हर लाइन में एक्स बच्चे हैं और लाइन कितनी है, वाई, थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, हर लाइन में छात्र की संख्या 2 बढ़ा दी जाए, यानी कि पहले एक लाइन में कितने बच्चे बैठ रहे थे, एक्स, अब कितने बैठ रहे हैं, एक्स प्लस 2, तो लाइन कितनी कम हो जाएंगी, पहले कितनी लाइन लग रही थी, वाई, अब कितनी लाइन लगेंगी बेटा बच्चों की, वाई माइनस, लेकिन बच्चे तो सेम ही है, किसी को उड़ा थोड़ा ना दिया हमने, तो बच्चों की संख्या क्या आएगी, एक लाइन में बच्चे गुणा कुल लाइन, और ये किसके बराबर होना चाहिए, एक्स वाई के बराबर। अरे जितने बच्चे पहले थे आज भी उतने ससुरे, कोई दिक्कत। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो सिंपल सा क्या आ जाएगा, एक्स वाई खत्म हो जाएगा, ये माइनस का 3x प्लस का 2y, और ये -6 चला जाएगा राइट साइड में, इक्वल टू 6। ये आ गई क्वेश्चन, बोलो हाँ। दूसरी बात देखो, दूसरी बात है, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 4 इन ईच रो, हर लाइन में 4 बच्चे ज्यादा बिठाए जाए। एक लाइन में कितने बच्चे बिठाते हैं हम, x, अगर हर लाइन में कितने कर दिए, x प्लस 4, तो भैया रोज कितनी कम हो जाते, 5। पहले बच्चों की वाई लाइन लग रही थी, अब कितनी लाइन लग रही है, वाई माइनस 5, ठीक है ना। तो बच्चे कितने मल्टीप्लाई, और बच्चे की संख्या वही होगी सेम, एक्स वाई। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे, मेंटली हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो ये माइनस का 5x प्लस 4y है ना, माइनस का 5x प्लस 4y, और बराबर क्या आएगा भैया, देखो 4 की -5 में गुणा -20 चला जाएगा राइट साइड में, इक्वल टू 20। तो ये आपको सॉल्व करके क्या निकालना है, एक्स वाई। जैसे एक्स वाई निकलेगा आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे या तो y को सेम कर लो या x को, भैया यहां पे y सेम करना आसान है, 4y है, ये 2y है, तो यहां किससे गुणा कर लेते हैं, 2 से, और इसको घटा लो, घटा लें बच्चे, ये क्या आएगा, माइनस का 6x और -5x डिफरेंस x, 4y कट जाएगा, 6 दूनी 12, 20 का डिफरेंस 8, x की वैल्यू क्या आ गई, 8। अगर x की वैल्यू 8 आई है तो जो भी आंसर आएगा 8 का मल्टीपल आएगा, तो आंसर क्या आ गया, 120, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे की संख्या 8 गुणा y होगी। ठीक है, आप यहां से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मान लो यहीं से निकाल लो, y की वैल्यू 8 दिया, -24 उधर आएगा, 6 24 30, 30/2 15, यानी कि y की वैल्यू 15 है। तो मैं कह सकता है कि एक लाइन में हम 8 बच्चे बिठाते हैं तो बच्चों की 15 लाइन बनती है, तो क्लास में कितने बच्चे हैं, 120। गजब का सवाल है, ऐसे सीखा करो, कलेजा टाइट रखो। सवाल नंबर 13, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से एक सर्कल पर 2 टेंजेंट खींची जाती हैं। PA की लंबाई 12 है, तो PB की लंबाई भी क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। देखो ना, हर सवाल एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग लेवल है। मान लीजिए सर्कल है भाई, अब सर्कल के बाहर हमने एक पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट खींच दी इस तरीके से, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट अगर P है, तो पॉइंट P से सर्कल पर 2 टेंजेंट जो हम खींचेंगे, PA और PB, इन दोनों की लंबाई इक्वल होती है, ध्यान रखिएगा। सर्कल के बाहर पॉइंट P से सर्कल पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, PA की 12 तो PB की भी 12। डायग्राम नहीं बनाना पेपर में, ध्यान रखिए। सवाल नंबर 14 है, एक आदमी के पास 15,000 रुपए हैं, काश मेरे पास भी होते। वह इसका एक हिस्सा x को 3 साल के लिए 10% ब्याज पर और बाकी हिस्सा y को 3 साल के लिए 12% ब्याज पर उधार देता है। 3 साल बाद x और y से कुल ब्याज कितना मिलता है, 4,950 रुपए। तो सवाल यह है, x को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ये सवाल एलिगेशन से भी हो जाता है, ये सवाल मेरे भाई परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी हो जाता है। बहुत सारे तरीके सवाल को करने के हैं, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिएगा। बताओ कौन सा तरीका बता दें आपको, कौन सा तरीका बता दें, हैं एलिगेशन वाला बता दें,
एलिगेशन बता देते हैं। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगा दोगे तो सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। एक आदमी के पास 15,000 रुपए हैं, इस 15,000 रुपए में से कुछ पैसा इसने उधार दिया एक्स को और कुछ पैसा उधार दिया वाई को। एक्स को पैसा उधार दिया 10% के ब्याज की दर पे और वाई को पैसा उधार दिया है 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल में दोनों से कुल मिलाकर ब्याज कितना मिला है? 4,950। तो एक साल में कितना ब्याज मिला मेरे भाई? 4,950 को आप 3 से भाग कर लेंगे, 1,650 रुपए। एक साल में इतना ब्याज मिल रहा है। 15,000 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको एक साल में 1,650 रुपए ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। तो ब्याज की दर कितनी है? ओवरऑल 11%। यानी कि एक्स और वाई दोनों से कुल मिलाकर, एक्स प्लस वाई दोनों से कुल मिलाकर एक साल में कितना ब्याज मिलता है आपको? 11% पर एनम। एलिगेशन लगाएंगे 12 - 11 1 और 11 - 10 1, यानी कि आ गया इक्वल। तो एक्स और वाई दोनों को इक्वल धनराशि उधार दी गई है। 15,000 में से आधे 7,500 एक्स को और आधे 7,500 वाई को। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 15। एक प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल 25% बढ़ा दिया गया है, ऊंचाई वही रहती है, तो आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा? प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस कुछ नहीं बताया गया। बेस एरिया अगर 25% बढ़ गया तो प्रिज्म का वॉल्यूम भी 25% ही बढ़ेगा। आप कहोगे सर कैसे? बेटे, किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम या प्रिज्म का आयतन हम लोग कैसे निकालते? प्रिज्म का बेस कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागन। तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब हमने एक प्रिज्म की हाइट को सेम रखा है, ठीक है भैया। हमने क्या किया? उसका बेस एरिया बढ़ा दिया। अगर हाइट सेम है तो वॉल्यूम डिपेंड किस पे करेगा? डायरेक्टली एरिया ऑफ बेस पे। जितना बेस का एरिया बढ़ाओगे वॉल्यूम भी उतना ही बढ़ेगा। एरिया आपने 25% बढ़ाया प्रिज्म के बेस का, वॉल्यूम भी 25% बढ़ जाएगा। ठीक है, आओ सवाल नंबर 16। पॉइंट -2,5 और क्या है भैया? 4,-7 से गुजरने वाली रेखा का ढलान याद कीजिए। 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से अगर कोई लाइन गुजरती है तो उस लाइन का स्लोप या प्रवणता, उसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरती है तो यहां स्लोप क्या आएगा भाई? y2 - y1, -7 में से 5 घटा लो, माइनस का 12 बटे x2 - x1, 4 में से -2 घटाओ यानी कि 6। तो ये कितना आ जाएगा भैया? -2। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सही है भाई। आइए, 3 घोड़ों की दौड़ में पहले ने दूसरे को 11 मीटर से और तीसरे को 90 मीटर से हराया। अगर दूसरे ने 80 मीटर की दूरी से तीसरे घोड़े को हराया है तो पूछे जो रेस लग रही है इस रेस की लंबाई कितने मीटर है? और 4 ऑप्शन आपके सामने। गजब का सवाल भाई साहब, गजब। बहुत गंदे गंदे लेंदी कूड़ा मेथड बच्चे इसका करते हैं। मैं आपको समझाता हूं, शानदार सवाल है ना। रेस की लंबाई, रेस में कौन कितने से हारेगा कौन कितने से जीतेगा ये तो दुनिया कर लेते, रेस की लंबाई निकालने वाले में चित्त हो जाते हैं। मान लो जैसे 3 घोड़े हैं ए बी सी, तो भाई पहले घोड़े ने दूसरे को हराया 11 मीटर से, तीसरे को हराया है 90 मीटर से। तो पहला घोड़ा मेरे दोस्तों यहां ए रेस जीत गया। दूसरे घोड़े बी को हरा दिया इसने 11 मीटर से। बच्चों कितने से? 11 मीटर से। और तीसरे घोड़े को हरा दिया बच्चों 90 मीटर से, यानी कि तीसरा घोड़ा जो है ये 90 मीटर से रेस हार गया। यानी कि जब पहले घोड़ा रेस खत्म करता है तो तीसरा घोड़ा फिनिशिंग लाइन से 90 मीटर पीछे रह जाता है। दूसरे ने 80 मीटर की दूरी से तीसरे को हराया है। जब दूसरा घोड़ा रेस खत्म करके यहां पहुंचता है तो तीसरे घोड़ा हार चुका है कितने मीटर की दूरी से बच्चों?
80 मीटर की दूरी से हार जाता है, 80 मीटर की दूरी से। रेस की लंबाई क्या है, ये सवाल है। बहुत सारे तरीके इस सवाल को करने के हैं, पर मैं आपको वो अप्रोच बताऊंगा जो आपको कहीं मिलेगी नहीं। इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है घोड़ा बी और घोड़ा सी, क्योंकि यहां आपको पता है कि जब घोड़ा बी रेस जीतता है तो सी जो है वो 80 मीटर से हार जाता है। आपको यहां पे दो दो केस दिखाए गए, इन दोनों केस को कंपेयर करो। यहां बी कितना पीछे है, 11 मीटर पीछे। यहां बी ने रेस पूरी कर ली, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में बी ने कितनी डिस्टेंस चली है, 11 मीटर। बी 11 मीटर चल के फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया, रेस जीत गया। सी कितना पीछे था, 90 मीटर। अभी सी कितना पीछे है, 80 मीटर। सी पहले 90 मीटर पीछे था फिनिशिंग लाइन से, अभी सी 80 मीटर पीछे है। तो सी कितना डिस्टेंस चला, ये वाली, यानी कि केवल 10 मीटर। पहले सी 90 मीटर पीछे था फिनिशिंग लाइन से, अब कितना पीछे, 80 मीटर, यानी कि 10 मीटर सी चला। तो मैं कह सकता हूं जितने टाइम में बी 11 मीटर चल के रेस जीत गया, उतने टाइम में सी केवल 10 मीटर ही चल पाया, है ना। सेम टाइम में अगर बी 11 मीटर चलता है, उतने ही टाइम में सी 10 मीटर चलता है। तो बी और सी की क्या स्पीड का रेशियो आ गया। डायरेक्ट आप बोलोगे सर खेल खत्म। अब इसको ऐसे ही भूल जाओ जैसे वो तुम्हें भूल गई थी, ठीक है। जब रेस हो रही है तो बी रेस जीतता है, सी 80 मीटर से हार जाता है, ये ना। जब रेस कंप्लीट होती है, देखो दोनों सेम टाइम तक दौड़ेंगे, एक साथ फायर हुआ, सब दौड़ना शुरू किए, सेम टाइम तक दौड़ेंगे। तो अगर टाइम सेम है, बी और सी की स्पीड का रेशियो 11:10 है, इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो भी 11:10 होगा। अगर बी 11 यूनिट दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, तो बी कितने यूनिट से जीतेगा रेस, 1 यूनिट से, जबकि बी जीता कितने से, 80 मीटर से। तो एक की वैल्यू 80 मीटर। रेस फिनिश किसने करी है, बी ने। तो भैया 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 गुणा 80, 800, ठीक है ना। सेकंड केस पे ध्यान देना है, गजब का सवाल है, आइएगा आगे। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी और सी के कोण समद्विभाजक कहां, आई पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु आई पर। एंगल बी आई सी 110 है, एक का मान बताइए। किसी ट्रायंगल में दो एंगल के बाइसेक्टर जहां पर काटते हैं वो होता है इन सेंटर। तो यहां पे जो एंगल बी आई सी होगा, एंगल बी और सी के बाइसेक्टर पॉइंट आई पे काट रहे हैं, इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री प्लस तीसरा जो एंगल बचा ए, उसका आधा, बराबर 110 डिग्री। तो 110 माइनस 90, 20, 20 दूनी 40। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 40 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, ये बताइए सवाल नंबर 19। दो पाइप ए और बी एक टैंक को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को 6 मिनट के लिए एक साथ खोलने के बाद पाइप ए की दर आधी हो जाती है, रेट ऑफ पाइप ए बिकम्स हाफ एंड पाइप बी बिकम्स डबल इट्स ओरिजिनल। पाइप बी अपनी मूल दर से दुगनी हो जाती है। टैंक कितने और मिनट में भर जाएगा। एसएससी का लेटेस्ट सवाल है, हालांकि लैंग्वेज को और बेहतर करके लिखना चाहिए इस सवाल में। रेट मतलब फिलिंग रेट लिखना चाहिए ना, टंकी को भरने की एफिशिएंसी। देखो दो पाइप हैं ए और बी, पर हम समझ तो गए। पाइप ए टंकी कितने मिनट में भरता है, 18 मिनट में। बी कितने मिनट में भरता है, 24 मिनट में। तो 18 24 कैल्शियम 72, 18 24 कैल्शियम 72, क्या आएगा टैंक की कैपेसिटी। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। कोई दिक्कत। सवाल यह है कि दोनों को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, तो पाइप ए और बी 1 मिनट में कितना भरते हैं, 7। पाइप ए और बी 1 मिनट में 7 यूनिट भरते हैं, तो 6 मिनट में कितना भरेंगे, 42। तो 42 यूनिट में भर देंगे। 72 में से 42 यूनिट टंकी भर गई, तो रिमेनिंग कितना बचा, 30 यूनिट टंकी रिमेनिंग भरने के लिए अभी बाकी है। कोई डाउट है। अब जैसी 6 मिनट बीते, पाइप ए की जो दर है वो आधी हो जाती है, रेट ऑफ पाइप ए बिकम्स हाफ। रेट यानी कि टंकी को भरने की जो जिस दर से पाइप ए टंकी भर रहा है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। पाइप ए पहले 1 मिनट में कितना भर रहा था, 4, अब कितना भरेगा। और बी की रेट क्या हो जाती है, डबल। बी पहले 1 मिनट में 3 यूनिट भरता था, अब कितना भरेगा,
यानी कि अब दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे? 8। 1 मिनट में 8 यूनिट भरेंगे। बची टंकी कितनी भरने के लिए? 30। 30 यूनिट टंकी को दोनों पाइप मिलकर भरेंगे 8 एफिशिएंसी के साथ। कितने समय भरेंगे? ठीक है, 8 तिया 24, ठीक है, या 15/4 आ गया ना, 15/4 आ गया तो 4 3 सही 3/4 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आएगा, 3 मिनट से ज्यादा। सवाल नंबर आपके सामने 20। करो सचिन। एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों से 40% ज्यादा है। एक एग्जाम में लड़कों के एवरेज मार्क्स लड़कियों से 20% कम है। बेटा कोई दो कौड़ी की इज्जत नहीं है, एग्जाम में भी तुम्हारी धज्जियां उड़ाता रहता है। उसको पता लड़कों के एवरेज मार्क्स लड़कियों से कम ही आते हैं। सभी लड़कों और लड़कियों के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 53। तो पूछा है लड़कों के एवरेज मार्क्स क्या हैं। ठीक है भैया, तो एक क्लास में निर्लज बॉय भी हैं, खूबसूरत लड़कियां भी हैं। बोला है लड़कों की संख्या लड़कियों से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि क्लास में अगर 5 यूनिट लड़कियां हैं तो 2 ज्यादा, यानी कि 7 यूनिट बॉयज है। तो क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 7:5। एक एग्जाम लिया गया, लड़कों के मार्क्स लड़कियों से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5, यानी कि मैं कह सकता हूं लड़कों के मार्क्स लड़कियों से 5 यूनिट कम है। अगर लड़कियों के मार्क्स है मेरे भाई 5 यूनिट, लड़कियों का एवरेज स्कोर अगर 5 यूनिट है तो लड़कों का एवरेज स्कोर कितना है? 4 यूनिट। ये मैंने सर्कल में बंद कर ले, क्योंकि यही आपको निकालना भी है ना एवरेज स्कोर। लड़कियों का एवरेज स्कोर अगर 5 यूनिट है तो लड़कों का कितना है? 4 यूनिट। सवाल में क्या दिया? पूरी क्लास का, सभी लड़के लड़कियों का एवरेज स्कोर दिया है भाई, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर। अच्छा, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आएगा कितना? लड़कों का एवरेज स्कोर है 4, 7 लड़के हैं तो टोटल नंबर कितना आएंगे? 28। एक लड़की का एवरेज 5 है, 5 लड़कियों का टोटल स्कोर कितना आएगा? 25। तो 28 + 25 53 आ गया टोटल स्कोर। कितने स्टूडेंट का? 7 5। ये पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आ गया। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी है? तो 53 से 53 काट लो चुपके से, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? तो 1 यूनिट की वैल्यू है 12। तो लड़कों के एवरेज मार्क्स पूछे तो लड़कों के एवरेज मार्क्स कितने आ जाएंगे? 4, 4 की वैल्यू 12 चौक, इस सवाल का आंसर है 48। ठीक है बेटा, चलो सवाल नंबर 21। क्या है सवाल जी? एबीसी ने 24,000, 36,000, 40,000 इन्वेस्ट कर दिया। ए का इन्वेस्ट 12 महीने के लिए, बी का 8 महीने के लिए, सी का 6 महीने के लिए। कुल प्रॉफिट है 50,000। बी का हिस्सा क्या है? 3 पार्टनर हैं, सब अलग अलग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग टाइम के लिए। तो सभी को पता है कि बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, सवाल में थोड़ा डेसिमल वगैरह है तो ध्यान रखेंगे। मान लो 3 लोग हैं ए बी सी ना, ये इन्होंने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है? 24 36 40 है, ये 4 से चला जाएगा अभी। 4 छिक 24, 4 नाम 36, 4 दुसाम 40, 6 9 10। ठीक है, इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है, 4 से काटेंगे ना, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब ए ने पैसा कितने महीने के लिए लगाया? 12 महीने के लिए, गुणा 12। बी ने पैसा लगाया 8 महीने के लिए, और सी ने 6 महीने के लिए। तो सब की सीधी ये क्या आ गया? इनके प्रॉफिट का रेशियो। ए बी सी के बीच प्रॉफिट इस रेशियो में बांटा जाएगा। कोई दिक्कत? 12 चिंग 72, 72 60, यानी कि 12 से कट गया। 12 चिंग 72, 12 चिंग 72, 12 पंजे 60। इस रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाएगा। पूछा क्या है? बी का हिस्सा। तो बी का शेयर कितना है दोस्त? 6 यूनिट आउट ऑफ टोटल 6 6 12 5, 6 6 12 5 17। ठीक है ना, 6/17 बी को मिलेगा। कितने पैसे में से? 50,000 में से 6/17 बी को मिलेगा। ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, अप्रोक्सीमेशन मारेंगे हम। 17 तिया 51, ये क्योंकि 50 आ रहा है तो 3,000 से हल्का कम आएगा।
तो 6×3 = 18, आंसर आएगा 18,000 से कम। तो कौन सा ऑप्शन बचा? पहला ऑप्शन। ठीक है बच्चों। 22वां, y बराबर 1/4x+7 पर लंबवत रेखा का ढलान, ऑन द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। देखो इस लाइन का स्लोप नहीं बताना है, इस पे जो लाइन लंब आके टिकेगी 90 डिग्री कोण पर, उसका स्लोप बताना है। अगर कोई लाइन इस फॉर्म में लिखी हुई है y बराबर mx+c, तो ये इसी फॉर्म में लिखी हुई लाइन है। यहां पे जो x का कोफिशिएंट है m, यही लाइन का स्लोप है। तो लाइन का स्लोप कितना आएगा? 1/4। इस पे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो भी होगा उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना आएगा? माइनस का 1/4 गुणा -4 -1 हो जाएगा। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 23। बताओ कौन इस सवाल को अपनी शक्तियों से नेस्तो नाबूद करेगा? द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सोल्यूशन in percentage is equal to the amount of indigo in grams per 100 cc of water। बकवास की बात है। स्ट्रेंथ मतलब कंसंट्रेशन। 100 सीसी वाटर में यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में हम जितने ग्राम इंडिगो में, यानी कि नील से कपड़ा धोना आजकल बंद हो गया है, ठीक बेटा, अब तो वॉशिंग मशीन से धोते हैं, पहले नील से धोते थे। तो जो नील हम डालेंगे 100 सीसी वाटर में, वो क्या है? उसका कंसंट्रेशन है नील का, जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है भाई। 800 सीसी बोटल्स आर फिल्ड विद इंडिगो सॉल्यूशन विद स्ट्रेंथ 33% एंड 17% रेस्पेक्टिवली। दो बोतल हैं 800 सीसी की, उसमें नील भरा गया है। पहली में कितना नील का कंसंट्रेशन है? 33%, दूसरी में 17%। A part of the solution from the first bottle is thrown away and replaced by an equal volume of solution from the second bottle। पहली बोतल जिसमें 33% इंडिगो सॉल्यूशन है, इसका कुछ हिस्सा हम फेंक देते हैं। ठीक है, फेंक दिया, और फिर मेरे प्यारे भाई उसको सेम क्वांटिटी सेकंड बोतल से रिप्लेस कर देते हैं। यही है। स्ट्रेंथ ऑफ इंडिगो सॉल्यूशन इन द फर्स्ट बोतल हैज नाउ चेंज टू 21%। अब पहली बोतल में जो नील का कंसंट्रेशन है वो कितना हो गया? 21% हो गया। तो आपसे पूछा है, बताइए सेकंड बोतल में जो सॉल्यूशन बचा है, हाँ सेकंड बोतल में जो, एक मिनट, सेकंड बोतल में जो सॉल्यूशन बचा है उसका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इन सीसी ऑफ सॉल्यूशन लेफ्ट इन द सेकंड बोतल। सचिन हो जाएगा क्या सवाल? ये कई सारे तरीके, आप एलिगेशन वाला देखो कि भाई एक बोतल है उसमें कितना सॉल्यूशन है? इंडिगो है 33%। आपने इसमें से कुछ निकाल के फेंक दिया, तो अभी भी जो सॉल्यूशन बचेगा उसमें इंडिगो कितना बचेगा? 33% ही बचेगा। लेफ्ट सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन तो 33% ही रहेगा नील का। पर आपने इसको सेकंड बोतल की सेम क्वांटिटी से रिप्लेस कर दिया, और सेकंड बोतल की जो क्वांटिटी है उसमें कितना है भैया? 17% है, 17%। और फाइनली अब जो है फर्स्ट बोतल में जो कंसंट्रेशन हो गया है वो कितना हो गया? तो आपने किस रेशियो में रिप्लेस किया होगा? 21 माइनस 17, 4, 33 माइनस 21, यानी कि 4 रेशियो कितना आ गया? 1 रेशियो। यानी कि आपने सेकंड बोतल का 3 यूनिट निकाला होगा, ठीक है बेटा, और उसको पहली बोतल में डाला होगा। पहली बोतल का मेरे यानी कि टोटल कितना आपने रिप्लेस किया है? 3/4। टोटल सॉल्यूशन तो 4 होगा, 4 में से आपने सेकंड बोतल का कितना निकाला है? 3। आपसे सवाल में पूछा क्या है? दूसरी बोतल में बचे घोल का आयतन। देखो दोनों घोलों का आयतन तो मेरे प्यारे भाई 800 सीसी ही है, 4 किलो 800 सीसी। सेकंड बोतल का आपने निकाला कितना है? 4 में से 3, यानी कि 600 सीसी निकाल दिया। 800 में से 600 सीसी निकाल दिया, तो सेकंड बोतल में बचा कितना है? थोड़ा दिमाग लगाना। सवाल नंबर 24। एक कारखाने में 40 वर्कर्स हैं, उनकी एवरेज सैलरी है 24,000। अगर इसमें एक सुपरवाइजर की सैलरी भी जोड़ दी जाए तो सैलरी कितनी हो जाती है? 24,500। पूछा है सुपरवाइजर की सैलरी क्या है? तो सुपरवाइजर की सैलरी आपको बतानी है उड़ उड़ के। देखो मान लो बहुत से बच्चे यहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगेंगे, वो उसकी भी जरूरत नहीं है। मान लो एक कारखाने में 40 एम्प्लॉई है,
40 एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? 24,000। 24,000। अगर सुपरवाइजर को जोड़ दिया जाए, सुपरवाइजर की सैलरी भी 24,000 हो, एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसी सुपरवाइजर की सैलरी जोड़ी, एवरेज 24,000 से 24,500 हो गया। एवरेज कितना बढ़ गया? यानी कि सुपरवाइजर के आने की वजह से एवरेज 500 बढ़ गया। पहले 40 लोग थे, सुपरवाइजर एक नया आया, लोग कितने हो गए? 41। 41 लोगों का एवरेज 500 बढ़ गया, यानी कि सुपरवाइजर अपने साथ 41 गुणा 500 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया है 24,000 से, यानी कि 24,000 प्लस ये कितना आएगा? 20,500। तो 24 20 44,500 सुपरवाइजर की सैलरी है। बड़ी मोटी कमाई है भाई, काश अपनी भी होती। ठीक है, 25वां सवाल नहीं है यार, इसमें लगवाओ। ठीक है, चलो 24 सवाल हो गए, कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ में डलवा दूंगा 25वां सवाल, आप उसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, आज के इस मॉक टेस्ट में आपने कितने सवाल सही कर लिए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थोड़ा फास्ट हुआ है आज, इतना ही, बाय।